नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतेया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेक्चर में जानेंगे सोर्सेस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और ये एनटीए, यूजीसी नेट, सेट, एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, जो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट है या एलएलएम कर रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूपी पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सिलेबस में है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए यूजीसी नेट में प्रश्न पूछता ही है निश्चित रूप से, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ में। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, मैं शुरू से ही बता दे रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखिएगा तब जाकर आपको समझ में आएगा और आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चीज याद करना है, आप सभी नाम सुने हो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, ठीक है, यूएनओ कहते हैं। इसका संविधान का नाम है, एक संविधान है जिसको हम लोग चार्टर कहते हैं, चार्टर। ठीक है, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। इस संविधान में एक संस्था है जिसको हम लोग शॉर्टकट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। ये इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग शॉर्टकट में आईसीजे कहते हैं। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, कि कार्यवाही कैसे चलती है, तो इसके लिए एक प्रावधान दिया हुआ है, एक स्टैट्यूट दिया हुआ है, स्टैट्यूट। ठीक है, क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं आईसीजे। एक स्टैट्यूट बना हुआ है, इस स्टैट्यूट का याद रखिएगा, इस स्टैट्यूट का आर्टिकल है आर्टिकल 38, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38(1) से लेकर ए से लेकर डी तक, 38(1)A, 38(1)B, 38(1)C, 38(1)D, ये चार प्रकार के जो प्रावधान है वो अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत को बताता है, सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ बताता है। यानी कि यह वही प्रावधान है जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपने निर्णय में आधार के रूप में उपयोग करता है। इसी आधार पर ही जो है, इसी आधार पर, स्टैट्यूट के आधार पर तो चलता ही है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो उनको जानना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 38(1)A से लेकर डी को याद करना है, यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। ये ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 38(1)A, ठीक है, ए में दिया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय या अंतरराष्ट्रीय संधि के बारे में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वही चलते हैं ना, लास्ट में रिवीजन कर देंगे, थोड़ा सा इसको याद करने का ट्रिक बता देंगे। तो हम सबसे पहला चलते हैं दोस्तों, ठीक है, पहला सोर्स में चलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटी।
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संधि ये क्या चीज होती है? एक्चुअली कन्वेंशन और ट्रीटी जो है दोनों लगभग एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो आप एक बात स्पष्ट रूप से समझिएगा कि ये कन्वेंशन और ट्रीटी क्या होता है। दो राज्य होते हैं, ठीक है, यहां पर हम देश को राज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए भारत और चाइना, भारत और अमेरिका, या बहुत सारे देश होते हैं, 5 10 10 10 20 10 40 10 50 देश जो है, ठीक है, स्टेट जो है मिलकर एक कानून बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं। उस नियम में सिग्नेचर करना पड़ता है, और यदि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है तो उस कानून को पालन करने के लिए वो बाध्य है, ठीक है, वो बाइंडिंग है। तो उसी को हम लोग जो है, जो लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे सामने में होता है, किसी देश के सामने में होता है, किसी स्टेट के सामने में होता है, उसको हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं। जैसे हम अपने देश में एक्ट कहते हैं, जो संसद के द्वारा पारित होता है, वहां पर तो संसद है नहीं, तो सारे देश के लोग जो है, सारे स्टेट के लोग जो है एक जगह बैठते हैं और सभी लोग मिलकर एक साझा कानून बनाते हैं। यदि अपने देश डोमेस्टिक लॉ के रूप में कहें, उसको एक्ट कहते हैं। लेकिन यहां पर अंतरराष्ट्रीय विधि में, इंटरनेशनल लॉ में उसे कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझ लीजिए, ये वे लिखित समझौते होते हैं जिन्हें राष्ट्र आपस में कानूनी दायित्व के तहत स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये एक लीगल लायबिलिटी के रूप में है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे संबंधित लीडिंग केस क्या है, ठीक है। इसका लीडिंग केस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल नेट में क्वेश्चन पूछता है, और ये किससे संबंधित है पूछ देगा। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस किससे संबंधित है, तो आपको बताना है सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और कौन से सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटी से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीजें पूछ सकता है, किस सन में ये पास हुआ था, किस सन में जजमेंट आया था, 1969 में। और पूछ देगा कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस जो है, किस देश के बीच में ये केस चला था, तो आपको बताना है जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड नीदरलैंड, ठीक है। अब जो है आपको समझना है, ब्रीफ में छोटा सा, बहुत ही कम शब्दों में इसको समझना है। जर्मनी ने एक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, यहां पर जर्मनी का केस है। जर्मनी ने एक संधि पर, एक ट्रीटी पर जो है सिग्नेचर नहीं किया था, फिर भी दावा किया गया था कि वह कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुकी है, ठीक है। आप साइन नहीं किए हो तब भी वो कानून जो है लागू हो चुकी है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुकी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या निर्णय दिया, संधियां केवल सिग्नेचरी बॉडी पर बाध्यकारी होती है। जो राज्य साइन किए रहते हैं संधि में, उसके लिए बाइंडिंग होती है, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जब तक, कब तक ये बाइंडिंग होगा, जब तक वो कस्टमरी लॉ नहीं बन जाता, कस्टमरी लॉ में परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है, तब तक मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। समझ में आ गया बात जो है, जो संधि करेगा और साइन करेगा उसमें आपके लिए बाइंडिंग हो जाएगा, उस लॉ को मानने के लिए आप लायबल है, ठीक है। कब तक बाध्य है, जब तक वो कस्टमरी लॉ में परिवर्तित ना हो जाए, यानी कि व्यवहार में, बहुत दिनों तक व्यवहार में लागू हो गया, आप सिग्नेचर नहीं किए तो क्या हुआ, सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन वो बहुत समय से वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के रूप में आपने स्वीकार किया है, आप खुद स्वीकार किए हो, खुद स्वीकार किए हो, ठीक है, बहुत साल से वो चला आ रहा है वो कानून जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमरी लॉ में। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी लॉ में आप पढ़ते होंगे, यदि मान लीजिए कोई दो लड़का लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों शादी नहीं करते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी के रूप में कई वर्षों से रह रहे हैं, और पूरे लोग जो है उसको पति पत्नी ही मान लेते हैं,
केवल उन्हें विवाह, दोनों ने विवाह नहीं किया है, ठीक है, तो विवाह बाध्यकारी तो है, विवाह करना हिंदू लॉ में बाध्यकारी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हम पति पत्नी के रूप में मानेंगे, वो कस्टमरी लॉ हो गया, एक कस्टमरी लॉ हो गया। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। संधिया में सिग्नेचर किया हुआ है तो आपके लिए वो बाइंडिंग है। यदि आपने सिग्नेचर नहीं किया, इसके बावजूद भी आप उस लॉ को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे स्थिति में भी जो है वो जो है एक प्रकार के कस्टमरी लॉ के रूप में मान्य होगा। तो ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरा, इंटरनेशनल कस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है। राज्यों की सामान्य और सुसंगत प्रथा जो ये कानून के कर्तव्य की भावना से करते हैं, ठीक है, यानी कि 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य संधि तो नहीं किए हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार में लागू किए हुए हैं, यानी कि वो एक प्रथा के रूप में चला आ रहा है। जैसे अभी मैंने इसके पहले कस्टम के बारे में बताया, ठीक है, तो इसका जो लीडिंग केसेस है, ठीक है, यानी कि वो प्रैक्टिस में आ रहा है, प्रैक्टिस में आता है, ठीक है भाई, तुम जो है ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करने के लिए हम कह रहे हैं, आपके देश ऐसा करिए, हमारा देश ऐसा करिए, ठीक है, वो आपस में समझौता कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, एक दूसरे को जो है, एक दूसरे जो राज्य है उसको, उसका जो है पालन करते हैं, उसको हम लोग जो है इंटरनेशनल कस्टम कहते हैं। इसका जो लीडिंग केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एसिलम केस, एसिलम केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1950 में जजमेंट आया था और ये कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस है, कोलंबिया वर्सेस पेरू, ठीक है। कौन सा केस? एसिलम केस जो है 1950। कोलंबिया ने दावा किया कि उसे शरण देने का कस्टमरी अधिकार है। कोलंबिया ने यह दावा किया, मतलब शरण देने का, शरणार्थी, जैसे मान लीजिए किसी देश में, किसी देश का कोई व्यक्ति जो है उस देश को छोड़कर जो है कोई अन्य देश चला जाता है, जो अन्य देश गया हुआ है उस व्यक्ति को शरण दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो यहां पर कोलंबिया ने दावा किया कि उसे शरण देने का कस्टमरी अधिकार है। शरण देना कोई टीटी में लिखने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि इंटरनेशनल कस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल कस्टम किस स्वरूप में होता है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो। शरण देने का, शरण देना, इसमें आपका टीटी या कन्वेंशन में जरूरत नहीं है जिक्र करने का। शरण देने का अधिकार जो है एक इंटरनेशनल कस्टम है। तो इन्होंने जो है, कोलंबिया ने दावा किया कि उसे शरण देने का कस्टमरी अधिकार है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कि कोई भी कस्टमरी रूल तभी स्वीकार होता है जब व्यापक राज्य उसे कानूनी रूप में मानते हैं, ठीक है, कानूनी रूप में मानते हैं। यदि शरण देने का कार्य जो शरण दे रहा है, यदि उसको एक कानून के रूप, कानून का दर्जा देता है, ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आपको हिंदू लॉ का ही बात कर रहा हूं, हिंदू लॉ का ही बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, पति पत्नी है, दोनों ने विवाह नहीं किया है, लेकिन पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, ठीक है, शादी नहीं किया, लेकिन इसमें एक शर्त है कि लोग उन्हें पति पत्नी के रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लोग उसको पति पत्नी के रूप में मानना चाहिए, तभी जाकर जो है वो पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि दोनों पति पत्नी है, तो यहां पर वैसे ही है, लोग उसको मानना चाहिए, ठीक है, उसके परिवार के लोग उसे पति पत्नी के रूप में मानना चाहिए, उनके जात समाज के लोग जो है उनको पति पत्नी के रूप में मानना चाहिए, सरकार उसको पति पत्नी के रूप में मानना चाहिए। तो यही बात कहा कि कस्टमरी रूल तभी स्वीकार होती है जब व्यापक राज्य उसे कानूनी रूप मानते हैं, यानी कि कानून की तहत है ऐसा मान के चलते हैं, तो मान्य होगा, ठीक है। तो एसिलम केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सी देखिएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, ये सी में है कि नहीं है, कि डी में है, कि बी में है, कि ए में है, तो ये
जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सामान्य विधिक सिद्धांत। सामान्य विधिक सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना कि हर देश का अपना एक विधिक सिद्धांत होता है। तो वो जो अपने देश में जो विधिक सिद्धांत चल रहा है, वो पूरे संसार में वो विधिक सिद्धांत चलना चाहिए। उनके देश में भी वो विधिक सिद्धांत लागू होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस जो है केवल भारत में लागू नहीं होता। आप ऐसा नहीं कहेंगे भारत का ये सिद्धांत है, ये पूरे दुनिया का सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो उसी चीज को जो है हम लोग जो है सामान्य विधिक सिद्धांत कहते हैं। और सामान्य विधिक सिद्धांत जो है इंटरनेशनल लॉ का स्रोत है। वे सिद्धांत जो विभिन्न